अच्छा जी, क्लास 10th आप लोगों का अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्या है जी? बायोटेक्नोलॉजी। अब ये भी बायो की ही एक नई शाख है। किसकी है? बायो की एक नई प्रॉपर शाख है। ठीक है, अब तो इस पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है। अब इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंसानी फलाह के लिए, इंसानी फलाह कहते हैं फायदे को, इंसानी फायदे के लिए, इंसानी बेहतरी के लिए, इंसानी बेहतरी के लिए या इंसानी फलाह के लिए जानदारों को, किनको? अब जानदारों में जितनी भी चीजें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन होंगे जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो जिंदा चीजें हैं। मुर्दा मुर्दा की नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीजें हैं? जो जिंदा चीजें हैं। ठीक है, जानदारों को मालिक्यूलर लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। किस लेवल पर? मालिक्यूलर लेवल याद है आपको? हमने पीछे पढ़े हुए, आप लोग 9th में पढ़ के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को हमने यूज किया। तो लेवल कौन सा है? या तो मालिक्यूलर लेवल पर। और अगला काम क्या है जी? खिदमात हासिल की जाती है। इंसानों के लिए क्या किया जा रहा है? अब देखो, आप सबने इधर इधर नाम सुना है इंसुलिन का? इंसुलिन का नाम सुना है? लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे पास है। किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारी चीजें, ये पनीर, दही, रोटी, ये ब्रेड का बन के आना, ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, और प्रोडक्ट्स तैयार की जाती है। इसमें क्या क्या काम किया जाता है जी? इंसानी फलाह के लिए जानदारों को मालिक्यूलर लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा फिर सुन लें, इंसानी फलाह के लिए यानी इंसानी बेहतरी के लिए, इंसानी इंसानी बेहतरी के लिए जानदारों को मालिक्यूलर लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, खिदमात हासिल की जाती हैं। और नंबर 3, जो प्रोडक्ट बनती हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो एग्जाम्पल बेहतरीन है वो है इंसानी सेहत के शोबे में, ज़राअत के अंदर, सनत के अंदर और माहौल में। कहाँ पर जी? तो टोटल 4 शोबों के अंदर इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। पहली कौन सी है? इंसानी सेहत, यानी हमारी जो पर्सनली जाती तौर पे सेहत है। एक ज़राअत होगी, एग्रीकल्चर का जितना सेटअप है, फैक्ट्रियां जितनी है, सनत फैक्ट्री जो है, और इन्वायरमेंट माहौल। बात समझ आ रही? इन 4 शोबों के अंदर बायोटेक्नोलॉजी को अरूज पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बात समझ आ गई जी यहाँ पर? अब हम इसके अगर तारफ की बात करें तो 1919 के अंदर, 1990 के अंदर, 1919 के अंदर, मैं 90 कह रहा हूँ, एक हंगरी का रहने वाला इंजीनियर था। कौन था जी? इंजीनियर था जिसका नाम कार्ल एरेकी, कार्ल एरेकी था, जिसने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की टर्म्स को इस्तेमाल किया था। किसको इस्तेमाल किया था? एक्चुअल में होता पता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में होता है कि जो कोई भी जानदार है ना, उसकी विरासती खसूसियात चेंज हो जाएंगी। उसकी विरासती खसूसियात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें, एक वलेतन गाय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जरूर सुना होगा घरों में कहीं ना कहीं, कि वो जी 14 लीटर 15 लीटर दूध देती है। कितने जी? 14-15। अब जाहिर है अगर वो दूध दे रही है, 15-16 लीटर दूध दे रही है, तो लाजमन उसके अंदर कोई ऐसा जीन होगा जिसकी वजह से इतने दूध की प्रोडक्शन हो रही। अगर वही जीन हम निकाल कर किसी ऐसे जानवर के अंदर इंस्टॉल कर दें या ऐसे जानवर के अंदर लगा दें जो पहले 15 लीटर दूध नहीं देता था, बल्कि अब जीन्स के लगने के बाद अगर वो उतना दूध दे रहा है, तो इस टर्म्स को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम देते हैं जी? यानी जिंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ। अगर फिर आप दूसरी बात देखें तो सबसे पहला काम क्या होता है? विरासती खसूसियात तब्दील हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है जी? विरासती खसूसियात तब्दील हो जाती है। फिर जानदारों के किसी हिस्से से नए जानदार बनाए जाते हैं। किसी भी हिस्से से जो हमने चाहिए। फर्ज करो, जैसे भी मैंने एक बात बोली कि वो जो गाय होती है, वलेतन गाय जिसे हम कहते हैं, बाहर की ऑस्ट्रेलियन गाय हो सकती है, कि उसमें 15-16 लीटर या 20 लीटर दूध पैदा करने वाला जो जीन है, उसे निकाल कर हम पाकिस्तानी किसी गाय के अंदर अगर इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसे नाम देंगे हम बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम देंगे? तो अब खुद बताओ, उसकी विरासती खसूसियात चेंज हुई या नहीं हुई? विरासती खसूसियात पहले ये था कि जो उस गाय की माँ थी, उसकी दादी परदादी, जो उसकी नस्ल चलती आ रही थी, उनमें इतना दूध देने का ट्रेंड नहीं था। लेकिन अब ये जो गाय आई है, जो पाकिस्तानी है, जिसमें जीन जो है वो ऑस्ट्रेलियन गाय का, जो कि 15-20 लीटर दूध दे रही है, तो अब उसकी विरासती खसूसियात क्या हो गई है जी? चेंज होगी। विरासती खसूसियात क्या हो गई है?
चेंज हो रही। तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि तब्दील करदा जानदार से मतलूबा मवाद हासिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया अभी एक बात की इंसुलिन की, किसकी बात की? इंसुलिन आपको पता है बैक्टीरिया से हासिल की जा रही। किससे हासिल की जा रही? बैक्टीरिया से हासिल होती है, यानी बैक्टीरिया के अंदर कट शट करके, जेनेटिकली हम आगे एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें से सारी इंसुलिन हमें हासिल हो रही थी। तो क्या बात वो कर रहा है कि तब्दील करदा जानदार से मतलूबा मवाद, हमारे लिए मतलूबा मवाद फिर क्या हुआ? इंसुलिन। क्या हो गया जी? इंसुलिन। यानी इंसुलिन को हासिल किया जा रहा है। किसको हासिल किया जा रहा है? ये थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। क्या थी जी? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है या 1953 के बाद, कब से? 1953 से, यानी 1953 से जो जो दो साइंसदान थे, कौन थे भला? वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का मॉडल और उसके फेल को बयान किया था। याद है, हमने डीएनए वाले सारे हिस्से में डिटेल में पढ़ा है। तो उन्होंने क्या दो काम यहाँ पे बयान किए थे, एक तो डीएनए की साख्त, क्या चीज है, और दूसरा डीएनए का फेल। डीएनए का फेल, ठीक हो गया। अब उसके बाद आज के दौर के अंदर कोई एक नहीं बल्कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह तरह की मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही। तो सबसे पहली है फर्मेंटेशन। कौन सी है? फिर है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट। फिर है सेल कल्चर, यानी सेल बनाना। फिर जीन एडिटिंग, जीन को ऐड करना, ये मैं आपको आगे चल के इनके बारे में डिटेल में बताता हूँ। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एंड पे है टिश्यू कल्चर। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो आज इस दौर के अंदर इस्तेमाल हो रही। फिर आप लोगों की बुक पे ना एक स्टोरी लिखी हुई है, सर आई थिंक बर्तानिया के रहने वाले जो अयान वेलमिट थे, उन्होंने 1997 में, कब? 1997 में एक सेल लेके अपनी टीम के साथ, तहकीकी टीम के साथ पूरी भेड़ बना दी थी। पूरी भेड़ बना दी थी। क्या बना दी थी? भेड़ बनाई थी और उस भेड़ का नाम डॉली रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? डॉली भेड़। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है, एमसीक्यूज में भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर अयान वेलमेट उनका नाम था, बर्तानिया के रहने वाले थे, और 1997 की बात है। 1997 की बात है। ये बात भी यहाँ तक क्लियर होगी। फिर आगे हम देखते हैं जी, फर्मेंटेशन में खमीर यानी यीस्ट का क्या किरदार है? किसका? यीस्ट। ये अगला टॉपिक है आप लोगों की बुक पे, इसी इंट्रोडक्शन बुक के आगे ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से स्टार्टिंग, ये वाला। यहाँ पे देखें जरा, यीस्ट असल में माइक्रोस्कोपी है। क्या है? यानी आप उसे आम आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़े? शाबाश। माइक्रोस्कोपी फंगस है और इसकी जो क्लास है, जिसका किंगडम है, वो फंजाई है। क्या है? फंजाई। ठीक है। अब आगे दो चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। कितनी चीजें बनाने के लिए? दो चीजें। नंबर वन रोटी, नंबर वन रोटी जिसे हम ब्रेड कहते हैं ना, डबल रोटी। ठीक है। और फिर एथेनॉल। क्या जी? एथेनॉल। और तीसरा काम जो है फर्मेंटेशन में, यीस्ट जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है, जो कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है, जो कि आपकी। अब अगला टॉपिक है ब्रेड बनाने में यीस्ट का किरदार। किसका जी? ब्रेड बनाने में। ब्रेड को डू कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर जो इसके लिए लफ्ज यूज किया गया है डू, यानी गूंदा हुआ आटा। क्या जी? गूंदा हुआ आटा। यानी यीस्ट डू में शुगर की फर्मेंटेशन करती। किसकी? फर्मेंटेशन करके क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देती। क्या बना देती? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से इसमें बुलबुले बनते हैं। क्या चीज बनती है? बुलबुले बनने की वजह से ये जो डू है, यानी गूंदा हुआ जो आटा होता है, वो फूल कर नरम हो जाता है, फूल कर नरम हो जाता है और हवादार हो जाता है। आपने बंद देखे, जिसे हम बंद कहते हैं पंजाबी लोग, है ना, वो असल में इसकी बेस्ट एग्जाम्पल। फिर आपने केक देखे होंगे, चॉकलेटी केक, ये जो बर्थडे केक आते हैं, तो उनके अंदर भी वो बहुत ज्यादा फूले होते हैं, है ना, तो सॉफ्ट हो जाते हैं। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से बन रही होती है? फर्मेंटेशन की वजह से। किसकी वजह से? असल में फर्मेंटेशन ये है कि शुगर को तोड़ देना। किसको तोड़ना जी? आपको याद है, शुगर फोटोसिंथेसिस में बनने वाला मॉलिक्यूल है, जिसे हम ग्लूकोज कहते थे। क्या कहते थे? जिसे C6H12O6 का जो इसका फार्मूला है, तो जब इन्हें तोड़ा जाता है ना, शुगर को दो मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। कितने मॉलिक्यूल में? उन दो मॉलिक्यूल को नाम देते हैं पारोविक एसिड। क्या नाम देते हैं? ये वैसे बुक पे नहीं लिखा, आपको एडवांस मतलब एडिशनल चीजें बता रहा हूँ। ये पारोविक एसिड के दौरान ना एक गैस बनती है, जिस गैस का नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है जी? तो यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा,
फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और उसकी वजह से ये जो डू है यानी जो गूंदा हुआ आटा है वो क्या होगा, उसके अंदर बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे। क्या चीज आएंगी जी, और बुलबुलों की वजह से वो फूल कर क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा और नरम होने के बाद हवादार हो जाएगा। और फिर एक और चीज इस अमल में बनती है जिसका नाम क्या होता है जी, अल्कोहल होती है। क्या क्या नाम होता है? अब ये जो अल्कोहल, ये जो शराब इसमें बनती है वो बेकिंग के प्रोसेस के दौरान वेपर में तब्दील हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? आपको याद होगा ना केमिस्ट्री में ये ऊपर का साइन लिखा होता है, यानी गैस जो होती है वो क्या होती है, ऊपर चली जाती है, गैप हो जाती है। फिर आगे है एथेनॉल तैयार करने में यीस्ट, यानी वाई यीस्ट मैंने लिखा है, यीस्ट का किरदार। किसका किरदार जी? यीस्ट। हम ये सारी फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ये एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है, माइक्रोस्कोपिक फंगस। अब यीस्ट क्या, यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट जो है गन्ने और मकई, अब गन्ना मीठा होता है ना, तो गन्ना मीठा इसलिए होता है कि उसमें जो ग्लूकोज बांडर होता है ना, ग्लूकोज सक्रोज में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है? सक्रोज में चेंज होकर पूरे गन्ने के अंदर वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो गन्ना हमें मीठा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? अब उसी सक्रोज को, सक्रोज बना किसका है? ग्लूकोज का। किसका बना है? अब ग्लूकोज को जब दो हिस्सों में तोड़ेंगे, दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो कौन सी गैस खारिज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी खारिज होगी? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही बने हैं। फोटोसिंथेसिस याद है सबको? कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मॉलिक्यूल और मिल के बनाते हैं ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो वापस क्या बनेगा? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। अब फर्मेंटेशन आगे कहता है कि गन्ने और मकई की जो फसलें हैं उनमें शुगर की फर्मेंटेशन करवाता है कौन? यीस्ट। कौन करवा रहा है? यीस्ट। और फिर क्या चीज बनेगी जी? दो चीजें बन के सामने आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और फिर एथेनॉल बनता है। कितनी चीजें बनती हैं जी? दो चीजें। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो तो जाहिर बननी बननी, फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी ही बननी है, तो दो चीजें बन के सामने आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी एथेनॉल। और एथेनॉल को फिर आगे साफ कर लिया जाता है और फिर अलग कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है और ये एथेनॉल की बात हो रही जब यीस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर एक और किस्से के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे बायोफ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। बायोफ्यूल क्या होता है? जिसे हम जलाकर एनर्जी हासिल करते हैं। लकड़ियां आप चूल्हे के नीचे जलाते हो या घर में जलाते हो ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो जिंदगी में भी जो चीजों की हमें फ्यूल के तौर पर जिन्हें हम यूज करते हैं उन्हें बायोफ्यूल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? बायोफ्यूल। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सबका? अब अगला टॉपिक है बच्चों इसी में आपका कि बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया की अहमियत। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया की अहमियत। तो सबसे पहली बात जो आपकी बुक पे लिखी हुई है कि ये जरूरी टूल्स हैं। क्या है? एक बात ये याद रखनी, फिर ये सादा है। बैक्टीरिया कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि बिल्कुल सादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सादा ऑर्गेनिज्म है। फिर तेजी से तादाद बढ़ाता है, तेजी से। बैक्टीरिया विद इन सेकंड के अंदर अपनी करोड़ों तादाद, करोड़ों कापियां तैयार कर लेता है। और हो सकता है कि इस वक्त हमारे जिस्मों पर खरबों बैक्टीरिया मौजूद हो, क्योंकि बैक्टीरिया किसी भी जगह पर रह सकते हैं। बात समझ आ रही? किसी भी जगह पे वो सर्वाइव कर लेते हैं। क्लियर है सब यहाँ पर? फिर देखें जरा, अच्छा हमने एक बात सीखी कि ये जरूरी टूल्स है, फिर हमने सीखा ये सादा है, फिर तेजी से तादाद बढ़ाते हैं। क्या करते हैं जी? अब एक बात याद रखनी है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं? जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक, पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक, आपने सेल देखा सबने? सेल का नाम सुना? सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम क्रोमाटन कहते हैं तकसीम होने से पहले, और तकसीम होने के बाद जब वो कंडेंस शक्ल में आ जाता है जिसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं, तो उस मटेरियल को बड़ी आसानी से बैक्टीरिया हासिल कर लेता है, उस मटेरियल को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि आसानी से जीएम कबूल कर लेते हैं। जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल। जीएम से क्या मुराद है? जेनेटिक मटेरियल। और साइंसदान जो हैं इसी बैक्टीरिया से आगे चल के या जेनेटिक मटेरियल से अद्वियात बना रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं? इसके अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी इंसुलिन वाली, ठीक है? वो बैक्टीरिया से बन रही। किससे बन रही? बैक्टीरिया से। फिर जीन का मुताला किया जा रहा है, जैसे कि ये अगर 20 लीटर दूध दे रही है वलैतन गाय, जो ऑस्ट्रेलियन गाय, तो क्यों 20 लीटर दूध दे रही है? ठीक है, ये इस चीज का मुताला भी इसी में बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। फिर जीएमओ के लिए इस्तेमाल, ये बात समझनी आप लोगों ने। जीएमओ के लिए, जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक पे लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली तो देखे जरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है
ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन चेंज हो गया, जिसका न्यूक्लियस के अंदर जो सारा मटेरियल पड़ा हुआ था ना, जेनेटिक मटेरियल, वो ही सारा चेंज हो गया। वो क्या हो गया? अब आप खुद सोचो, अगर उसका जेनेटिकल मटेरियल चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि किसी दूसरे का जेनेटिकल मटेरियल उसमें है। नहीं समझे बात की? देखो, अगर हम कहते हैं ना जिसका इसका दिल चेंज हो गया, इसके गुर्दे चेंज हो गए, तो मतलब क्या होता है कि उसमें किसी दूसरे का गुर्दा लगाया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि उस पूरे सेल के अंदर किसी दूसरे का जेनेटिकल मटेरियल इंस्टॉल किया गया। बात समझ आ रही? इसीलिए से बोला जाता है जीएमओ। फिर आखिरी टॉपिक जो मतलब आखिरी टॉपिक इसी का ना 8.1 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 8.1 में जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का किरदार। किसका जी? अब बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसे जी? अब आप खुद सोचो, ये जो बैक्टीरिया जिससे बायोटेक्नोलॉजी में चीजें तैयार की जा रही है ना, तो ये बैक्टीरिया को ही मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एंटीबायोटिक का मतलब है जो बैक्टीरिया को मारती है। जो किसको मारती है जी? अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसी। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसी एक बैक्टीरिया है जिससे एंटीबायोटिक बनती है। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टो दूसरा काम होता है कि ये एंजाइम के तौर पर काम करते हैं। किसके तौर पे जी? ये एंजाइम के तौर पे काम हो रहा था। और बहुत सारे जो साइंसदान हैं इससे आगे चल के पनीर और डिटर्जेंट, सर्फ साबुन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज है कि इससे विटामिन बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? और विटामिन की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई B12 बी। चौथा काम ये है कि तेल के रिसाव, ये जो तेल नहीं निकल रहा जमीन से, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और फिर जितना वेस्ट इस दुनिया में गंद पड़ा हुआ है, जितना भी वेस्ट आप देखते हो बाहर सड़कों पे, ये जो रोड़ियां चूड़ियां लगी हुई हैं, सारा स्ट्रक्चर है ना, ढेर पड़े हुए हैं सारे कचरे के, उन्हें उनका ट्रीटमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? और इस अमल को नाम देते हैं साइंस की जुबान में बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन। अगला जो हिस्सा इसका छठा इस्तेमाल हो रहा है वो खुराक की सनत के अंदर। किसमें? खुराक की सनत में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टो मिल्क के लिए लफ्ज यूज किया जा रहा है, ठीक है, दूध के लिए। और बैसिलस बैक्टीरिया होता है रॉड शक्ल का। किस शक्ल का? इस शेप का होता है, ठीक है। इस शक्ल के बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। वो दूध की फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है जी? दूध की फर्मेंटेशन करता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा किया जाता है और दो चीजें बनती हैं, दही बनती है और पनीर बनता है। क्या क्या चीजें बनती है जी? दही बनती हैं और पनीर बनता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन आप में से? क्वेश्चन है? एथेनॉल। एथेनॉल शराब को कहते हैं। किसे कहते हैं? आपको याद है, हमने पता नहीं आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक स्ट्रक्चर है। तो मीथेन के बाद जो अगला दूसरा हिस्सा आता है ना, उसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C2H4OH, ठीक है। बात समझ आ रही? तो ये C2 की जगह C3 होगा क्योंकि एक H की जगह OH आ जाता है। इसे नाम देते हैं एथेनॉल। किसे नाम, क्या नाम देंगे? ये भी एक शराब की एक टाइप है, अल्कोहल है असल में। क्लियर? और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नो? ठीक है, क्लियर। तो उनका इसी 8.1 का हम चैप्टर शुरू किया था अभी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो आखिरी हिस्सा है वो है जीनयाती तब्दीली में किरदार। ये बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो साइंसदानों ने बैक्टीरिया के अंदर एक खास साख्त है, मखसूस साख्त है, जिसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? ये देखें, अगर ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलाई कोई भी हो सकता है, इधर देखें जरा सारे, इधर इधर, तो यहाँ पर ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसे नाम दिया जा रहा है, ये जो गोल शक्ल का डीएनए है इसे नाम देते हैं प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या नाम है? प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मिड है। होता ये है, फर्ज करें कि अगर बाहर से कोई किसी दूसरा जीन है ना कोई भी, और उसमें से हमने कोई डीएनए का टुकड़ा निकालना है ताकि उस जैसे और कापियां तैयार हों, जैसे इंसुलिन की तैयारी हो रही है, तो हम ये करते हैं कि यहाँ से इतना हिस्सा कट करके वो हिस्सा इसके साथ लगा देते हैं, वो हिस्सा इसके साथ लगा देते हैं। अब आप खुद सोचो, जब ये डीएनए नया पैदा होगा तो इसके साथ लगा हुआ ये डीएनए भी क्या होगा? नया पैदा होगा, ठीक है। जिस तरह इंसुलिन की तैयारी के लिए हमें खास जीन की जरूरत होती है,
उसी तरह ये सारा प्रोसेस किया जाता है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इस पे हम अगले टॉपिक में डिटेल इस पे बात करेंगे। फिर आगे अगर आप देखें तो ये डीएनए के छोटे, डीएनए के और गोल टुकड़े हैं। किस तरह के जी? और इन्हें नई प्रोटीन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनसे नई प्रोटीन तैयार होती, कौन सी? जैसे भी फर्ज कर ले ये एक सेल था जिसके अंदर इंसुलिन पैदा करने की खूबी है, तो उसी हिस्से को हमने यहाँ पे लगा दिया तो नई प्रोटीन ही तैयार हुई ना। इंसुलिन क्या है? असल में नई प्रोटीन है जिसमें 151 आई थिंक अमीनो एसिड से ये मिलकर बनी होती। अब इसका जो इस्तेमाल आज के दौर में है ये भी आपने देख लेना है। ज़ियाबितस कहते हैं शुगर की बीमारी को, किसको? डायबिटीज मिलाइटिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो चीज है इसमें इसके लिए इंसुलिन को तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है? इंसुलिन का पता ना सबको, पंक्रियाज हमने पढ़ा था, ठीक है। पंक्रियाज 2 हार्मोन खारिज करते हैं। मैं आपको चलो इसका भी थोड़ा सा हम साथ टच कर लेंगे। जो खून की नाली होती है, अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो जाए, तो एक हार्मोन खारिज होता है। उस हार्मोन का क्या नाम होता है? इंसुलिन। क्या नाम होता है जी? वो सारी शुगर को, इजाफी को यहाँ से उठाकर जिगर में स्टोर कर देता है, जिगर में, और जिगर में स्टोर करता है। तो जब ये शुगर लेवल कम हो जाता है ना, तो फिर एक और हार्मोन खारिज होता है जिगर पर, वो इजाफी शुगर को लाकर यहाँ पे रिलीज कर देता है। ये इस पे हमने डिटेल बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर दूसरा काम है कि इंसानी नशोनुमा की खराबी, अगर कोई फर्ज कर लो ग्रोथ में गड़बड़ हो रही है, किसी इंसान के ग्रोथ में गड़बड़ हो रही है, तो उस गड़बड़ से बचाने के लिए भी कुछ ऐसे हार्मोन्स तैयार किए जाते हैं। फिर कई बीमारियों के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही। क्या तैयार की जा रही? वैक्सीन। जैसे कोविड के लिए, कोविड-19 का पता है सबको, कोरोना वायरस, उसके लिए भी वैक्सीन बनी। और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अलग अलग वैक्सीन तैयार की जा रही है। फिर अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं ऐसी फसलें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि पिछली फसलों की निस्बत ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रही हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड क्रॉप्स कहते हैं, या उसका जो साइंटिफिक नाम है वो ये है जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या नाम देंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी जिन्याती तौर पे तब्दील शुदा। जी से मुराद है जेनेटिकली, जेनेटिकली क्या है जी, और एम से मुराद क्या है? मॉडिफाइड। क्या है? तो ठीक है। और फिर पौधे के सेल्स में नए जीन दाखिल करने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आप लोगों का ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर इसमें कोई और आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए और आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।